अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रीलांसिंग फॉरएवर। और ये वीडियो जैसे कि आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा, माय फ्रीलांसिंग जर्नी। तो ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी होगी। उसकी भी एक रीज़न है, दो रीज़न है बेसिकली। तो जो एक रीज़न है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको कुछ दिनों के बाद बताऊंगी। और दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। मतलब जैसे हम लोग ग्रुप में, मैं किसी जिस आईडी से थी वो भी नहीं बताऊंगी। तो जब मेरे से लोग कुछ पूछते थे तो मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करती थी, पर सही से नहीं कर पाती थी। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग टाइप कर कर के टेक्स्ट पे कितना कुछ बता सकते हैं। मतलब जैसे एक होता है कम्युनिकेशन गैप जैसा होता है, वो पैदा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो मुझे फील हुआ कि क्यों ना मैं इस तरह की वीडियो बनाना शुरू कर दूं, ताकि मैं किसी को हेल्प करनी चाहूँ अगर, तो मेरे पास एक हर चीज़ रेडी हो और मैं उनको सिर्फ लिंक दूं कि जी आप ये देख लो, आपकी ये मसले का ये हल है। तो ये सोच के मैंने ये चैनल बनाया। और ये जो फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने सोचा बताने का सबसे पहले, उसकी एक रीज़न ये है कि मेरी जैसी जो मज़ीद ख़वातीन हैं उन्हें पता हो कि आखिर फ्रीलांसिंग है क्या और उससे हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। क्योंकि मैंने नोट किया है, एक तो चलो फ्रीलांसिंग जो ग्रुप्स में उसमें जो भी लड़कियां हैं उन सबको पता है ऑलरेडी, वो इस फील्ड में हैं। लेकिन मैंने नोट किया कि जो नॉर्मल जैसे ग्रुप्स होते हैं किसी न किसी इंटरेस्ट पे गर्ल्स के, तो उसके अंदर अगर कभी कोई जिक्र कर देता है कि फ्रीलांसिंग का या फाइवर का या अपवर्क का, मतलब कभी किसी टॉपिक में, तो वो इतने हैरान हो जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये चीज़ क्या है। तो सेम वैसे मेरे साथ भी था। ज़ाहिर है जब मैंने फ्रीलांसिंग नहीं स्टार्ट की थी तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो अब है। तो वही मैं चाहती हूँ कि क्यों ना सबकी हेल्प की जाए, लड़कियों को मौका मिले कि वो जब उनके पास इतना अच्छा मौका है कि वो घर में बैठकर अर्निंग कर सकती हैं, तो लेकिन उन्हें सिर्फ पता ही नहीं है कि असल में ये सब होगा कैसे, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियोस बनाऊंगी और सारे अपने एक्सपीरियंसेस, जो मैंने गलतियां की, जो मेरे साथ मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और फिर मैंने उनका हल कैसे निकाला, वो सब मैं वन बाय वन शेयर करूंगी। नो डाउट कि ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल्स हैं और उनमें बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी हैं जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो भी मैं वन बाय वन साथ साथ शेयर करती जाऊंगी आप लोगों के साथ, ताकि आप हर किसी से सीख सकें और मज़ीद अपने उसमें एक्सपीरियंस में इजाफ़ा कर सकें। तो अच्छा, बेसिकली तो एक्सपीरियंस में इजाफ़ा तभी होगा जब आप लोग गलतियाँ करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और मज़ीद अपने आप को बेहतर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपना फ्रीलांसिंग करियर कैसे स्टार्ट किया। और 7-8 साल पहले जब मैंने ये कोर्स किया था अपनी स्किल से रिलेटेड, जब मैंने कोर्स कर लिया तो मुझे पता चला फ्रीलांसिंग का कि यहाँ वेबसाइट्स होती हैं, हम वहाँ पे इजीली कर सकते हैं ये वो। फिर मैंने अकाउंट बनाए फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे, और शायद एक आध कोई और वेबसाइट थी जिन पे मैंने अकाउंट बना लिए। और हर पाकिस्तानी की तरह मुझे भी लगा कि जी अब मुझे ऑर्डर्स आने लग जाएंगे बहुत आसानी से, कॉन्फिडेंस था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। सोचा तो यही था कि कुछ टाइम के बाद दोबारा से स्टार्ट ले लूँगी ये वो, लेकिन जाहिर है एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया लाइफ का, फिर बच्चों की वजह से टाइम नहीं मिला। और दोबारा जो ज़रिया बना, प्रैक्टिकली जो मेरा करियर स्टार्ट होने का जो ज़रिया बना, वो इस तरह था कि एक बार मुझे कुछ ऑर्डर करना था। जैसे ये होममेड फ्रोज़न फूड के बिज़नेस होते हैं गर्ल्स के, तो ऐसा ये ग्रुप बना हुआ था जिसमें मतलब काफ़ी ख़वातीन थीं जिनके इस तरह के बिज़नेस से, ठीक है। तो मैं सर्च कर रही थी, कोई स्पेसिफ़िक चीज़ थी मुझे नहीं याद अब, लेकिन मैं उनके पेजेस बारी बारी चेक कर रही थी, ताकि मुझे अपना जो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे नज़र आ जाए और मैं ऑर्डर कर सकूं। लेकिन मुझे ये फ़ील हुआ कि उनमें से 80% जो ख़वातीन थी उनके पेजेस पे, जैसे कोई पिन पोस्ट होती है या मेन्यू का ऑप्शन होता है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मेरी तरह के अगर कोई न्यू कस्टमर आते भी होंगे तो ज़ाहिर है अक्सर लोगों के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो बारी बारी पूरी डिटेल पूछें उनसे।
और एक फ़ेसबुक ने अगर आपने खाने से रिलेटेड कुछ बनाया हुआ है और उन्होंने उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पे अपना मेन्यू लगा सकते हो, यहाँ पे कोई पोस्ट जो इम्पोर्टेंट है उसको आप पिन कर सकते हो, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, तो आप अपने आधे कस्टमर्स तो वहीं से समझो खो रहे हो। तो मुझे भी बुरा लगा कि अब जी मुझे पता कैसे चलेगा कि किसका टेस्ट अच्छा है और मैं इनके अब कहाँ से बारी बारी पूछूं। तो ऐसे बैठे बैठे मुझे याद आया कि जी मैंने भी तो कोर्स किया हुआ है, तो ये तो मैं भी डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो ठीक है, माना कि इतनी मेरे पास उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था, पर मुझे बेसिक्स तो पता थे ना। मुझे ये था कि मैं अगर चाहूँ तो थोड़ा सा अच्छा सा करके कुछ ना कुछ तो बना ही लूँगी। तो फिर मुझे एक आइडिया आया कि चलो मैं ना ऐसा करती हूँ कि 2-3 लोगों से ऑर्डर करूँगी डिफरेंट डिफरेंट, तो जिनका टेस्ट मुझे सबसे अच्छा लगेगा मैंने एज ए गिफ्ट उनको ना एक डिज़ाइन करके दे दूँगी। तो उस टाइम तक वैसे मेरे पास लैपटॉप वगैरह भी नहीं था। फिर मैंने उस टाइम पे फ़िलहाल प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशंस चेक की कि कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाएगी जिसमें बेसिक सा कोई डिज़ाइन हो जाएगा। तो वहाँ से फिर दोबारा मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं क्यों ना दोबारा, अब तो मेरे पास टाइम होता है तो मैं स्टार्ट करती हूँ दोबारा। लेकिन अब ये मसला था कि एक तो मेरे पास मतलब लैपटॉप वगैरह नहीं था, दूसरा मैंने समझो फ़ेसबुक यूज़ करती थी लेकिन बहुत ही कम, और व्हाट्सएप तक थी ना। मुझे पता था कि अब क्या अपडेट्स हो चुकी हैं सॉफ्टवेयर्स में या फ्रीलांस इंडस्ट्री में या वेबसाइट्स में। मुझे तब तक ये भी पता नहीं था कि डिजी स्किल नाम का कोई कोर्स भी, मतलब कोई प्लेटफॉर्म भी गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है और वहाँ पे हम फ्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने दोबारा से जब स्टार्ट लिया तो कुछ दिन तो ऐसा ही होता था कि मैं जब अम्मी के घर जाती थी तो मैं वहाँ से यूज़ कर लेती थी लैपटॉप, और कुछ ना कुछ अगर मुझे करना होता था प्रैक्टिकली वर्क अप्लाई करना होता था अगर, तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिया वो ये था कि जब मुझे फ़ील हुआ कि मुझे तो कई टूल्स सही तरह से याद भी नहीं है, ज़ाहिर है इतना लंबा अरसा गुजर चुका है कि क्यों ना मैं दोबारा सीखूं। तो यूट्यूब पे मैं जो भी सर्च करती थी मुझे मिल जाता था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि जब मैंने कोर्स किया था उस टाइम पे यूट्यूब पे इतने चैनल्स नहीं थे, या यूँ समझ लें कि उर्दू चैनल्स नहीं थे। कुछ जो इंग्लिश कंटेंट मिलता भी था तो उस टाइम पे मेरी इंग्लिश भी ऑनेस्टली इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे ज़्यादा समझ ही नहीं आता था उनका जो वो लोग बोल रहे होते थे। तो मेरे लिए वो टाइम डिफ़िकल्ट था बेसिकली जब मैंने कोर्स किया था। और दूसरी डिफ़िकल्टी ये हुई थी कि मुझे कोई कंटेंट शायद मुझे तब इतना पता ही नहीं था या इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। मुझे सर्च करती थी मैं कि फ्री एलिमेंट्स मिले, फ्री फंड्स मिले, तो ज़्यादातर चीज़ें जो भी मिलती थी वो अक्सर जो होती थी वो पेड होती थी। तो एज ए पाकिस्तानी हम सबको पता है कि जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो जो मेरी तरह के और हैं, ठीक है अब कोई यहाँ पे हो सकता है कहें कि जी हमें तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, लेकिन जो मुझे हुई वो यही होती थी कि इतनी पॉकेट मनी तो नहीं थी कि मैं ये सब कुछ पेड ख़रीद सकूँ बिला झिझक ये वो। तो मैंने इस वजह से भी डिसहार्ट होकर उस टाइम पे छोड़ दिया था। लेकिन अब मैंने जब दोबारा सर्च करना शुरू किया तो मैं इतनी हैरान हुई कि मतलब सब कुछ इतना आसानी से अवेलेबल है। आप गूगल पे कुछ सर्च करो, आपको फ्री इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फ्री एलिमेंट्स और फ्री इमेजेस, फ्री वीडियोस तक होती हैं, फ्री फॉन्ट्स होते हैं, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। यूट्यूब पे सर्च करो तो मुझे जो सबसे पहली वीडियो मिली थी फ़ोटोशॉप से रिलेटेड वो थी इमरान अली दीना साहब की वीडियो थी, और मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई कि मतलब जो उस टाइम पे मुझे अवेलेबल नहीं था वो तो अब हर चीज़ है। तो फिर मुझे मज़ीद इंस्पिरेशन मिली कि अब तो मैं ज़रूर करूँगी। और फिर मैंने ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए फ़ेसबुक के। फिर मैं पहले पहले तो मुझे जी जोश चढ़ा कि मैं दिल कर रहा था कि एक ही रात में पूरी प्लेलिस्ट देख लूँ जो कोर्स की बनी हुई थी और दोबारा से सब कुछ सीखूं। लेकिन फिर उन्हीं की ऐसे रैंडम किसी वीडियो में वो जिक्र कर रहे थे, मेरे ख्याल में किसी ने कहा कि मतलब उन्होंने शायद पूछा था सबसे कि मैं न्यू कौन सा कोर्स स्टार्ट करूं, और जब तो लोगों ने जो रिप्लाई किया होगा उसके जवाब में एक जगह वो कह रहे थे कि ये मत करें आप लोग कि अगर आप किसी एक चीज़ में अच्छे हैं और वो कोर्स आप कर चुके हो तो ये नहीं आप सोचो कि मैं
दूसरी चीज़ सीखूं, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, यानी कि हर चीज़ के मास्टर आप नहीं बन सकते। तो इससे ऐसे कुछ सिमिलर वर्ड्स उन्होंने बोले थे जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और मैंने भी सोचा कि मैं इतनी जल्दी जल्दी कुछ नहीं कर सकती। ज़ाहिर है आराम से एक चीज़ सीखना, उसको इम्प्लीमेंट करना, जो आपको याद रहता है, वो इस तरह थ्योरी में हर चीज़ एकदम से नहीं याद हो जाती। तो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, मैंने कहा मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लेती हूँ, जल्दी नहीं करती। तो मैंने एक लेक्चर रोज़ लेना शुरू कर दिया। फिर मुझे जो मसला ये हो रहा था ना कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था और मैं अभी अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी, तो जब मैंने प्ले स्टोर पे सर्च की थी एप्लीकेशंस उस मेन्यू डिज़ाइन के लिए, तो उसमें मुझे एक एप्लीकेशन मिली थी कैनवा। तो वो बहुत हद तक एडवांस थी नॉर्मल एप्लीकेशन से, और मुझे ये भी उस वक्त तक पता नहीं था कि कैनवा का वेब वर्जन भी है, कि वेबसाइट पूरी है। और जब मैंने वो खोली तो मुझे बड़ी मज़े की लगी, क्योंकि उसमें अच्छे खासे एडवांस टूल थे। फ़ोटोशॉप जैसी तो नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे, चलो जैसे घर में मोबाइल तो मेरे पास होता है, लैपटॉप नहीं है, तो मैं कैनवा पे ही चलो ट्राई कर सकती हूँ। अपना बेसिक जो मैं कर रही हूँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी। और उसके बाद ये हुआ कि मुझे, हाँ, ये मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, हो सकता है आप लोगों को बड़ी हंसी भी आए। वो बात ये है कि जब मैंने पहले मंथ, मतलब मेरे पास पैकेज होता था व्हाट्सएप का सिर्फ, ठीक है, और मैं फ्री फेसबुक यूज़ करती थी। लेकिन जब मुझे फ़ील हुआ कि मुझे अब इंटरनेट चाहिए लाजमी, तो बजाय इसके मैं किसी को कहूँ, और यूँ समझ लें कि मैंने तब तक घर वालों में से किसी को नहीं बताया था कि मैं फ्रीलांसिंग सीख रही हूँ या मैं अपना कोर्स दोबारा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं कुछ ना कर सकी तो हो सकता है कि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए कि भाई बड़ा जोश चढ़ा था ये वो। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं अभी चुप करके कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा और मुझे करियर मेरा सही से स्टार्ट हो गया, तब मैं अफोर्ड मतलब कर सकती थी। लेकिन मुझे लगा कि जी ये पैसों का मैं ज़ाया ना करूं कि मैं जी अब मंथ मंथ के इकट्ठे पैकेज करा लूं, और मैं कुछ भी ना कर सकूं। बस एक खौफ था, क्योंकि 7 साल पहले जब कोर्स किया था तब मैंने कुछ नहीं किया था। तो फिर मैंने उन दिनों में एक ऑफ़र चल रही थी अल्फ़ा वालों की, पता नहीं अल्फ़ा बैंक था शायद, उनकी एक ऑफ़र आई थी ईद पे कि अपना अकाउंट बनाओ और अकाउंट पे साइन अप के लिए 1000 रुपीज़ मिलेंगे। तो मैंने वो ट्राई किया, मैंने वो अपना अकाउंट बनाया, मुझे 1000 मिला बैलेंस। तो सबसे पहले मैंने अपना मंथ वाला पैकेज करा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने जिनको मेन्यू बना के दिया था उनको बहुत पसंद आया था, उन्होंने ग्रुप में तारीफ़ कर दी थी मेरी कि इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, मेरी बहुत हेल्प हो गई वगैरह वगैरह। तो उसके बाद से मुझे 1-2 क्यूरीज आई, क्या मेरा भी कर दोगे प्लीज़, ये वो। तो फिर मुझे वहाँ से एक आइडिया आया कि फाइवर पे, तब मैंने अकाउंट मेरा था, ठीक है, मेरे अकाउंट ऑलरेडी बने हुए थे, पर मैंने कोई बाय रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी, ना फाइवर पे, ना मैंने अपवर्क पे कुछ ट्राई किया था। मुझे डर था कि हाँ, यहाँ पे एक बात मुझे याद आई कि मैंने कहा था कि मैंने फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अकाउंट बनाया हुआ था, अपवर्क का नाम भी लिया था, लेकिन अपवर्क पे मेरा अकाउंट नहीं था, सॉरी, पहले से नहीं बना हुआ था, लेकिन मैंने अब बनाया था। वो भी पहले मेरा डिक्लाइन हो गया था, फिर मैंने कहीं से किसी की ट्रिक पढ़ी थी कि किस तरह से अप्रूव हो जाता है, तो तब मैंने बनाया था, अब जब मैंने दोबारा से सीखना स्टार्ट किया। तो ये मैंने मिस्टेकली बोल दिया था, तो इस बात पे भी मुझे कोई क्रिटिसाइज़ ना करे, तो मैं क्लियर कर देती हूँ इसको। तो अब आते हैं दोबारा कि मुझे जब 1-2 क्यूरीज आई, तो मुझे फ़ील हुआ कि ठीक है, मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे खुद फ़ील हो रहा है कि मैं इतना अच्छा भी नहीं कर सकती। तो क्यों ना मैं, जैसे मैंने क्यूरीज तो ज़ाहिर आ रही है ना, तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, मतलब बहुत ही प्रो लेवल का नहीं होगा चलो, लेकिन कुछ अच्छा तो था, तो लोगों ने तारीफ़ की और मेरे से पूछ रहे हैं, तो क्यों ना मैं अगले मंथ का इंटरनेट का जो पैसे हैं वो मैं यहीं से इकट्ठे कर लेती हूँ। तो देखा जाए तो मुझे इस बात पे फ़ख्र भी होता है और हंसी भी आती है कि मैंने जब से दोबारा स्टार्ट किया तो मुझे 1 रुपया भी खुद से कुछ नहीं लगाना पड़ा, ना इन्वेस्ट करना पड़ा।
बल्कि खुद ही इंतज़ाम होता गया। तो फिर मैंने ये किया कि अपना एक पेज बनाया फेसबुक पे। वहाँ पे मैंने अपनी सर्विसेज लिख दी कि मेन्यू डिज़ाइन और जी पोस्ट डिज़ाइन, बैनर, ये वो। लेकिन उनमें लोगो शामिल नहीं था। अब उसकी रीज़न ये थी, हालांकि जब मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए, मैंने लोग पूछते थे कि फ्रीलांसिंग में सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड है, तो अक्सर लोग कहते थे लोगो डिज़ाइन की। पर मुझे लगता था कि मैं कभी भी प्रो लेवल का लोगो डिज़ाइन नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी स्केचिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और मैंने जब देखा वह जो ओरिजिनल लोगोज़ होते हैं वो ऐसे ही होता है कि भाई स्केच बनाओ या जी मतलब अच्छी खासी एक मेहनत का काम है, जो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती। तो जिस चीज़ के बारे में एक दफ़ा आपको फ़ील हो जाए कि आप नहीं कर सकते, तो सिर्फ इस वजह से उसे मत सीखो कि इसमें पैसा बहुत है या इसमें मतलब आपकी अर्निंग बहुत होगी, ये सोच के वो चीज़ मत करो। हमेशा वो चीज़ करो जिसमें आप बहुत अच्छे हो और जिसके आप मास्टर हो सकते हो। तो उस चीज़ में जब आप मास्टर हो जाओगे तो काम की फिर भी आपको कमी नहीं होगी। तो ये दो चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो ये पूछते हैं कि हमें वो चीज़ बताएं जिसकी फ्रीलांसिंग में बहुत डिमांड है ताकि हम वो सीखें। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है तो आप हो सकता है वो चीज़ सीख जाओ, मान लिया। एक एवरेज लेवल का जैसे स्टूडेंट होता है उस तरह आप एक एवरेज लेवल में रहोगे और कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे बड़ा, तो क्या फ़ायदा हुआ आपकी इतनी मेहनत का। बजाय इसके कि आप वो चीज़ करते जिसमें आप बहुत अच्छे हो और उसमें ही आप इतने अच्छे हो जाते कि लोग आपको खुद ही हायर करना चाहते। तो यही सोच के मैंने लोगों की तरफ तो बिल्कुल गई नहीं मैं कि मेरे से नहीं होगा, पहले मैं जिस चीज़ में अच्छी हूँ उसको मज़ीद अच्छा कर लूँ। तो यहाँ पे एक और बात भी मुझे याद है कि जब मैंने प्रैक्टिकली वर्क करना शुरू किया तो मैं ख़ुद को बहुत क्रिटिसाइज़ करती थी कि मैंने एक चीज़ बना ली लेकिन नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कुछ तो कमी है इसमें। ये सोच सोच के मैं उसको मज़ीद बेहतर करती थी जब तक कि मुझे ख़ुद तसल्ली नहीं हो जाती थी कि वाकई ये चीज़ अब बहुत अच्छी बन गई है। फिर मैं उसको क्लाइंट को डिलीवर करती थी। अब मेरे शुरू के जो क्लाइंट्स थे वो वही मेरी तरह की ख़वातीन थीं जो ख़ुद भी होम बेस्ड बिजनेसेस चला रही थीं, लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं था कि वो किसी बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करती। तो मैं उनके काम आई और उनको मेरी वजह से फ़ायदा हो गया। और बहरहाल वो महीना ख़त्म होने तक मेरा अगले मंथ का नेट पैकेज का इंतज़ाम हो गया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद जी, अच्छा अब इसमें एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि एक बार किसी ने पोस्ट की थी कि एक अच्छा लोगो जो है वो हम $1000 का भी सेल करते हैं, $500 का भी करते हैं, लेकिन कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स की वजह से मार्केट ख़राब हो रही है। क्योंकि अगर कोई मतलब $10 भी कहता है तो वो कहते हैं कि हम तो जी $5 में कर देंगे, और उनकी वजह से मार्केट ख़राब हो रही है वगैरह वगैरह। तो मुझे ये चीज़ बुरी लगी क्योंकि ये वो लोग कह रहे थे जो एक्सपीरियंस थे, जिनके पास अच्छी अर्निंग हो रही थी, तो वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। हालांकि उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि अगर कोई बहुत अच्छा डिज़ाइनर भी है लेकिन वो उसका स्टार्ट है, उसके पास फ़िलहाल दिखाने के लिए कुछ नहीं है क्लाइंट्स को ज़्यादा, ना उसके पास कोई ऐसे अच्छे रिव्यूज़ हैं कि वो जो फ़ख्र से दिखा सके कि मेरे तो ये क्लाइंट्स भी हैं, तो ज़ाहिर है उसने कहीं से तो स्टार्ट लेना है ना। तो अगर वो दूसरों के मुकाबले में बजट कम रखेगा तो ज़्यादा चांस हैं ऑर्डर आने के, तो वो क्यों ना करे। वो सिर्फ इसलिए ना करे कि जी लोग क्या कहेंगे कि आपकी वजह से मार्केट ख़राब हो रही है। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी कि इस तरह तो हम आगे नहीं आ सकेंगे। फिर मैंने भी जब अपनी सर्विसेज ऑफ़र की और ज़ाहिर है प्राइस बहुत कम रखी थी, बहुत ही कम थी, ना होने के बराबर थी, पर बजाय इसके कि मैं बिल्कुल फ्री में बना के देती, मैंने थोड़ी बहुत प्राइस रखी थी ताकि सीरियस क्लाइंट्स ही आएँ। क्योंकि हमारी तरफ ये है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको 300-500 भी दे रहा है तो उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पे कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर के रिविजन्स करा के काम लेते हैं वो, ठीक है। लेकिन कम से कम आते वही हैं जिनको वाकई काम कराना होता है। फ्री वालों में आपको बहुत लोग आ जाएंगे, कहेंगे जी हमने तो ये बनवाना है, ये वो, और फिर गायब हो जाएंगे। अब दूसरी इसमें मुझे पहला मसला क्या हुआ उस मंथ में
एक तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। मेरी कई कई दिन नींद नहीं पूरी होती थी, क्योंकि मैंने बच्चों को भी टाइम देना होता था, घर को टाइम देना होता था, और जब मैं रात को ये काम करने बैठती थी तो इतनी मेरी अर्निंग नहीं थी जितना मुझे काम करना पड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद, हालांकि मुझे लगता था कि ये डिज़ाइन मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन कई क्लाइंट्स रिप्लाई नहीं करते थे, हालांकि प्राइस बहुत कम थी उसके बावजूद। तो मुझे थोड़ा डिप्रेशन होने लग गया जी कि शायद या तो मेरा काम इतना अच्छा नहीं है, या फिर मुझे क्लाइंट सही नहीं मिल रहे, सीरियस नहीं मिल रहे, कि अभी तो मैं सिर्फ लोकली कर रही हूँ, फिर भी ये हो रहा है तो मैं फाइवर पे या अपवर्क पे कैसे सरवाइव करूँगी। तो फिर लेकिन जब मेरे जो क्लाइंट्स काम ले लेते थे और इतनी तारीफ़ें करते थे, फिर मुझे तसल्ली भी होती थी कि नहीं, इसमें मेरा कसूर नहीं था, ज़रूर क्लाइंट के माइंड में कुछ चल रहा होगा। तो यहाँ पे मेरी हेल्प की मेरी सिस्टर ने। हालांकि वो मेरे से काफ़ी छोटी है, लेकिन वो ऑलरेडी एक समझे बिज़नेस चला रही है, और उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था क्लाइंट्स को डील करने का। तो जब मैंने उससे डिस्कस किया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब मैंने एक चीज़ बनाई, उस पर इतनी मेहनत की, लेकिन एकदम से क्लाइंट ने रिप्लाई करना बंद कर दिया, गायब हो गए, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। तो उसने मुझे जो मशवरा दिया कि आप थोड़ी बहुत, मतलब अगर बेशक 300 की चीज़ भी है तो आप कहो कि मैं 150 एडवांस में लूँगी और 150 मैं काम ख़त्म होने के बाद लूँगी आपसे। तो जब आप थोड़ा बहुत एडवांस ले लोगी तो वो क्लाइंट, सिर्फ वही क्लाइंट पे करेगा जिसको वाकई काम चाहिए होगा। जो इस तरह के क्लाइंट होंगे वो आपको वो एडवांस नहीं देना चाहेंगे कि नहीं, हम जब काम कराना ही नहीं है, वो सीरियस ही नहीं है, तो वो क्यों देंगे पैसे। तो आपको कम से कम डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये फिर आइडिया मैंने ट्राई किया, ऐसा ही हुआ। यानी कि अगर पहले मेरे पास 10 क्लाइंट आ रहे थे तो उसमें से बाकी 6 बच गए, 4 तो गायब हो गए। लेकिन मेरा फ़ायदा हो गया कि मुझे एक मेंटल पीस मिल गया जी, के जो डिप्रेशन सा मुझे हो रहा था ऐसे क्लाइंट्स की वजह से, वो ख़त्म हो गया, मुझे थोड़ा सुकून मिल गया। फिर मैंने थोड़ी सी सोचा कि मुझे खुद भी फील हुआ कि मेरा जो स्टार्ट में काम था पोस्ट डिज़ाइन का, वो अब कुछ बेहतर हो गया पहले से, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो मुझे लगा कि अब मैं ना थोड़ी सी प्राइस बढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो तो ना होने के बराबर थी। लेकिन जो लोकल क्लाइंट्स होते हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा लगती है प्राइस। अगर आपके नज़दीक वो कम होती है, लेकिन उनको बहुत लग रही होती है। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं इतनी इम्प्रूवमेंट भी हो गई है, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि मैं जी सरवाइव कर लूँगी अब मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी, तो क्यों ना मैं ट्राई करूँ। तो ये बात माइंड में रखने की है कि तब तक मैंने कोई बाय रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी, क्योंकि मुझे खुद भी यकीन नहीं था। तो उसके बाद मैंने अपनी फाइवर के अकाउंट पे दोबारा से नज़र षानी की, जो मेरी गिग्स बनी हुई थी पहले की, लेकिन वो बिल्कुल बेकार थी। मुझे खुद भी फील हो गया कि मैंने उस टाइम पे क्या बचकाना सी गिग्स बना दी थी, और कुछ मैसेजेस भी थे पुराने, तो उनको पढ़ के मुझे हंसी आई कि मतलब मुझे खुद ही फील हो गया कि मैंने प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं की हुई, मैंने एक बहुत बचकाना अंदाज इख्तियार किया हुआ था। तो ये एक चीज़ होती है कि जब आप खुद को क्रिटिसाइज़ करते हो तो कई इम्प्रूवमेंट्स आप खुद ही कर लेते हो, बजाय इसके कि दूसरे आपकी वो खामियां निकालें। तो आपको भी चाहिए कि इस तरह अपने आप को टाइम दिया करें। जैसे आप मिसाल के तौर पे मेरी तरह अगर डिज़ाइनर हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं अपने बहुत पुराने डिज़ाइंस को इनको, तो आपको खुद ही फील होगा कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ मिसिंग थी, जो अब आपने अपने अंदर इम्प्रूव कर लिया है या आपको करनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने वो गिग्स सब डिलीट कर दी, न्यू गिग्स बनाई, 2-3 बनाई थी शायद स्टार्ट में, लेकिन वही मसला हुआ कि मुझे बाय रिक्वेस्ट शो ही नहीं हो रही थी। यहाँ पे एक और माइंड में रखने वाली बात है कि अभी तक मैंने लैपटॉप नहीं लिया था। ये सारा काम जो कुछ मैंने किया था वो कैनवा पे किया था, और ये कैनवा से रिलेटेड मैंने एक बहुत ज़बरदस्त सी पोस्ट बना के अपना पूरा एक्सपीरियंस लिख के मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, 2-3 ग्रुप्स में शेयर किया था बल्कि। और जिन लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि हमारी हेल्प हो जाए, कि हमारी भी ये फील्ड है, हमें कोई मशवरा दें ये वो, तो उनको मैंने हमेशा जब कैनवा का कहा तो ऐसा लगा जैसे
मतलब उन्होंने सुना ही नहीं है। उनको लगा कि नहीं जी ये तो ऐसे बोल रही हैं, असल चीज़ तो वही होती है, एडोब फोटोशॉप होता है, इलस्ट्रेटर होता है, ये क्या नई चीज़ लेके आ गई हैं। तो किसी ने भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया। अच्छा, अब कैनवा में मैं कर रही थी तो मैंने 2-3 ग्रुप्स में पोस्ट भी लगाई थी इस बात को लेके कि मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किए हैं, मैंने उनकी हेल्प की है, लेकिन उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है फ़ोटोशॉप वगैरह। तो क्यों ना आप लोग कैनवा से स्टार्ट लें, क्योंकि कैनवा जो है वो यूज़र फ्रेंडली है। उसमें आप टूल्स को जब समझ लोगे, डायमेंशन समझ लोगे कि किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की क्या डायमेंशन है, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ोटोशॉप को भी समझ सकोगे। पर किसी ने मतलब हालांकि मेरी और पोस्ट पे अच्छे खासी रिप्लाईज आते थे, जो मैंने सक्सेस स्टोरीज जब शेयर करनी शुरू की थी या उससे पहले मैं कुछ टिप्स शेयर करती थी, लेकिन कैनवा में मुझे किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मैं डिसहार्ट हो गई कि मैं किसी को अच्छी चीज़ बता रही हूँ, ईजी है ये वो, लेकिन लोग नहीं कर रहे। फिर मैंने ग्रुप्स में कैनवा लिख के भी सर्च किया, आगे पीछे भी पहले भी कभी किसी ने कुछ बताया या नहीं। तो अक्सर लोगों ने जिक्र किया हुआ था, लेकिन तब किया हुआ था जब कोई पूछता था कि मैं फ्री में यूट्यूब थंबनेल कहाँ से बना सकता हूँ या फ्री में फ़लाँ चीज़ कहाँ से, तो लोग कहते थे कि कैनवा में बना लो। या 1-2 लोगों ने मशवरा दिया हुआ था कि कैनवा में आप लोग गिग्स बना लो और वहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, बस उनमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके क्लाइंट्स को दे दो और पैसे कमाओ। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं वो अंधे तो नहीं है ना, उनको तो पता है कि कैनवा में ऑलरेडी फ्री टेम्पलेट्स हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो स्पेसिफिकली आपको हायर कर रहे हैं तो उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि वो चाहते हैं कि कुछ नया हो, कुछ यूनिक हो। लेकिन कैनवा में करवाने के उनका सिर्फ ये मकसद होता है, क्योंकि हर क्लाइंट के पास फ़ोटोशॉप नहीं होता, हर क्लाइंट के पास घर में इलस्ट्रेटर वगैरह डाउनलोड नहीं करके रखा हुआ होता, और अगर किया भी होता है तो उनके लिए वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, वो उसमें एडिटिंग खुद से नहीं कर सकते, उनको एडिटिंग करवाने के लिए भी कोई चाहिए होता है। तो वो अगर कैनवा में सिर्फ इसीलिए बनवाना चाहते हैं ताकि उनके पास एक चीज़ हो और वो खुद उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकें। तो ये समझना गलत है कि अगला आपका क्लाइंट पागल है। क्लाइंट्स को कभी भी बेवकूफ़, पागल ये आप लोग समझ के काम करेंगे तो आप लोग रोज़ बरोज़ अपनी रेपुटेशन ख़राब करते जाएंगे। तो उसके बाद हम कहाँ पे थे, क्या बात कर रहे थे हम लोग, कि हाँ कि अभी तक मैंने लैपटॉप नहीं लिया था। और उसके बाद फिर जब मैंने फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट भेजना शुरू की मोबाइल से ही, तो हाँ यहाँ पे एक बात है कि मुझे बाय रिक्वेस्ट पहले तो शो नहीं हो रही थी। मैंने फिर से सर्च की, यूट्यूब वीडियोस देखी, ग्रुप्स में सर्च किया, तो मुझे पता चला कि जी कम से कम 7 गिग्स बनानी चाहिए। जैसे एक ही कैटेगरी है उसकी सब कैटेगरीज बहुत सारी होंगी, यानी कि अगर मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो उसकी सब कैटेगरी में फ्लायर भी आ जाता है, इन्फोग्राफिक भी आ जाता है, पोस्टर भी आ जाता है। तो हमें हर सब कैटेगरी में गिग्स बनानी चाहिए ताकि हमें बाय रिक्वेस्ट शो हो। तो मैंने ये सब कुछ अप्लाई किया। अच्छा, उस वक्त तक भी मुझे कुछ नहीं पता था कि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, ये सब कुछ मैंने कुछ नहीं किया था, बस बना ली गिग्स और साथ के साथ बना ली, बाय रिक्वेस्ट भी शो होने लग गई। तो 1 मंथ तक मैंने रोज़ाना भेजी, कोशिश करती थी कि मैं 10 की 10 बाय रिक्वेस्टें भेज सकूं, लेकिन अक्सर जब मुझे फ़ील होता था कि ये काम जो आया हुआ है ये मैं 100% नहीं कर सकूंगी या मैं इसमें अच्छा नहीं कर सकती, तो मैं उस पर बाय रिक्वेस्ट नहीं भेजती थी। यानी कि अंधाधुंध बाय रिक्वेस्ट भेजने से अच्छा है आप चुन के सिर्फ उन्हीं को भेजो जिस पे आपको यकीन हो कि आप ये काम कर सकते हो, और फिर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उनसे बात करते हो। जब आप उनको बाय रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो तो जो खुद पे आपका यकीन होता है कि ये काम तो मैं वाकई कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ, तो आप उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उससे बात करते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या लिख के भेजें बाय रिक्वेस्ट में, और मतलब कुछ लोग कहते हैं कि टेम्पलेट्स पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, ये सब कुछ गलत होता है। एक सतरंगी फार्मूला भी मैंने पढ़ा था सरी शाम सरवर के ग्रुप में, पर सही बात है कि मुझे वो इतना समझ नहीं आया कोई ख़ास तौर पे, ना शायद मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन उस ग्रुप से मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन जब भी मैं बाय रिक्वेस्ट भेजती थी, मैं ये सब रूल्स वगैरह कुछ मेरे से नहीं होते, तो मैंने ये सब कुछ कभी किया ही नहीं। मैं टू द पॉइंट बात करती थी। हाँ ये है कि जो लोग डियर डियर सर मैम करके बात करते हैं वो मुझे वैसे ही जहर लगता था, और ऐसा आप लोगों को करना भी नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले भी शायद मेंशन किया या नहीं कि जब हम लोग एक इंटरनेशनल मार्केट में क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं तो वो क्लाइंट्स भी वो होते हैं जो काफ़ी अरसे से इन बिजनेसेस में होते हैं और वो प्रोफेशनल हो चुके होते हैं,
वो खुद भी प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपसे। तो आप जब इस तरह की बातें अगर करोगे कि डियर और सर और मैम वगैरह करके, तो उनको फ़ौरन ही पता चल जाता है कि ये जो है या तो ये न्यू है बिल्कुल, या फिर ये उतना प्रोफेशनल नहीं है, इसका जो वे ऑफ टॉकिंग है ये बिल्कुल मतलब फ़ील हो जाता है बंदे को। जैसे मुझे बुरा लग रहा है तो ज़ाहिर है उनको भी बुरा लगता होगा। तो वो खुद भी जब टू द पॉइंट बात करते हैं तो आप भी टू द पॉइंट बात करें। आपने उनकी बाय रिक्वेस्ट पढ़ ली है, आप उसकी जवाब दें कि हाँ जी ये तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। तो उसको अगर रीज़नेबल लगेगा तो वो रिप्लाई करेगा। तो अपनी तरफ से तो मैंने बहुत अच्छा लिख के भेजा, लेकिन मुझे नहीं आ रहा था कोई रिस्पॉन्स। तो उसकी रीज़न मुझे यही थी, ज़ाहिर है कि रिव्यू नहीं थे मेरे पास। तो जो न्यू होता है उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ट्रस्ट करते हैं। तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद ये रीज़न ना हो कि मेरा अकाउंट 7 साल पुराना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे न्यू अकाउंट बनाना चाहिए ये वाला डिलीट करके। तो इस बारे में भी मैंने अपने भाई से डिस्कस किया। मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि मतलब नहीं काम कर रहा आपका अकाउंट तो उसको डिलीट करके न्यू बना लो, तो मैं ऐसा करूं या इसी को रहने दूं। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, उल्टा आपका अगर अकाउंट बहुत पुराना है तो वो ज़्यादा मतलब वैलिड लगेगा, जैसे एक होता है ट्रस्टेबल लगेगा। जब आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे तो वो भी देखेंगे क्लाइंट्स के ये इतना पुराना फाइवर पे है। तो ये क्लाइंट्स इस प्रोफाइल का कुछ नहीं होता। अगर आप गिग्स बना रही हो, सब कुछ कर रही हो, तो जो उनका फाइवर का ऑटोमेटिक सिस्टम है वो जल्दी डिटेक्ट कर लेगा कि आप कर रही हो, मेहनत कर रही हो अपने प्रोफाइल पे, तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, बस बाय रिक्वेस्ट भेजती रहो। तो मैंने बाय रिक्वेस्ट भेजनी जब शुरू की पूरा 1 मंथ, तो मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी, मुझे लगा कि बस मुझे नहीं कभी आएगा। लेकिन मैंने मतलब छोड़ा नहीं उसको। यहाँ पे एक बात आती है कंसिस्टेंसी, ठीक है, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी। यानी कि आप एक चीज़, एक रास्ते पे चल रहे हो, आपको वो मुश्किल लग रहा है और आपको लग रहा है कि मंजिल आएगी नहीं, तो आप छोड़ के उसको किसी दूसरे रास्ते पे चले जाते हो। फिर वहाँ पे भी ऐसा होता है, फिर आप कोई और रास्ता ढूंढते हो। इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक रास्ता अपने लिए सेलेक्ट कर लिया है तो उसके ऊपर चलते जाओ जब तक आपको मंजिल मिल नहीं जाती। तो सेम यही हुआ। हालांकि अपवर्क पे भी अब मेरा था, कनेक्ट्स भी थे उसमें और फ्रीलांसर पे भी था, लेकिन पता नहीं मुझे शुरू से ही फाइवर यूज़र फ्रेंडली लगती है बहुत ज़्यादा। तो मेरा ज़्यादा टाइम मैं फाइवर को ही देती थी। मैं मतलब कभी कभी लॉगिन करती थी दूसरी आईडीज़ पे, पर फाइवर पे ज़्यादा रहती थी मैं। तो फिर मैंने जब बाय रिक्वेस्ट भेज रही थी और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो बल्कि ये हाल हो गया था कि मुझे ख्वाब में भी लगता था कि मुझे पहला ऑर्डर मिल गया फाइवर पे, ये हो गया वो हो गया। तो फिर जब मुझे पहला रिस्पॉन्स आया, मतलब 2-3 बार रिस्पॉन्स आए तो थे लेकिन बात नहीं बनी। तो जब पहला रिस्पॉन्स आया, यानी कि जो मेरा पहला ऑफिशियल क्लाइंट था, तो उसका काम इस तरह से था कि उसने शुरू में ही मेंशन कर दिया था कि अगर मैं ये काम अच्छे से करूँगी तो मुझे रेगुलर बेसिस पे वो ऑर्डर देगा। तो हमेशा जब हम लोग शुरू में फाइवर पे हमें ऑर्डर्स मिलते हैं तो जाहिर है वो $5 का ही होता है अक्सर, और उसकी जो काम होता है वो मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत की तो आदत हो ही चुकी थी लोकल क्लाइंट से डील कर कर के, और मतलब वो मुझे इतना आसान लग रहा था काम कि हाँ ठीक है हो जाएगा। तो फिर मुझे सक्सेसफुली हो गया, मुझे 5 स्टार रिव्यू मिल गया। और वो जो पहले ऑर्डर की खुशी होती है वो जाहिर है हर कोई समझ सकता है। वो बाद में चाहे आपको 300-400 ऑर्डर्स आ चुके हैं, उसकी इतनी खुशी नहीं होगी जो उस पहले ऑर्डर की खुशी होती है। तो जब मैंने काम अच्छा किया तो उसने वादे के मुताबिक हर हफ्ते ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दिया। महीने में 4-5 उसके ऑर्डर्स हो जाते थे। अब क्योंकि मुझे एसईओ का पता नहीं था, मुझे कीवर्ड्स ये सब चीज़ों का इतना एक्सपीरियंस नहीं था उस वक्त। और ठीक है, मैं ये जैसे कह रही हूँ कि मैं गूगल करती थी, यूट्यूब, जो मुझे कभी मसला आता था, पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सक रही थी क्योंकि बच्चे थे, उनकी स्टडीज़ थी, घर था, ये सब कुछ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था। और ख़ास तौर पे जब मुझे काम मिलने लग गया था तो मेरे पास मज़ीद टाइम कम हो गया था आगे सीखने के लिए। तो ये एक मेरी गलती थी जो मैंने शुरू में अपनी गिग्स को कीवर्ड्स वगैरह इन सब चीज़ों के बेस पे नहीं बनाया। तो ये मुझे फ़ील होता है वाकई मेरी गलती थी। लेकिन अल्लाह का करम था कि वो क्लाइंट जो था वो रेगुलर था। तो उसने पहले पहले मंथ में तो मतलब सिर्फ उसी के ही ऑर्डर थे, मज़ीद कोई ऑर्डर खुद से नहीं आया था। हाँ, लेकिन फिर मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, मतलब मैंने बाय रिक्वेस्ट भेजनी खुद ही थोड़ी कम कर दी थी क्योंकि वही एक टाइट शेड्यूल था, टाइम नहीं मिल रहा था।
पर तसल्ली हो गई थी कि मेरा जो है वो स्टार्ट हो गया करियर। अब मुझे मज़ीद मेहनत करनी है इसको इस्टेब्लिश करने में और मुझे मज़ीद क्लाइंट्स बनाने हैं। यहाँ पे फिर मैं आपको बताऊँ कि मेरे भाई ने मुझे कहा था कि आप यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे कोई क्लाइंट आपका ऐसा है जो अच्छा खासा पे कर रहा है तो कभी भी मत सोचो कि मैं इसको फाइवर से बाहर ले जाऊँ, डायरेक्ट क्लाइंट बना लूँ ताकि मुझे जो फाइवर का टैक्स है वो ना भरना पड़े, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे नहीं हो कि आपके बेतहाशा क्लाइंट्स हो गए हैं। आप अभी स्टार्ट में हो। अगर आप वही जो आपके एक दो क्लाइंट्स हैं उन्हीं को ही बाहर ले लोगी कि मैं फाइवर से पेमेंट ना दो, बाहर से दो, तो आपकी गिग जो डाउन होने लग जाएगी तो फिर वो दोबारा से ऊपर नहीं जाएगी। तो मैंने फिर यही किया, मतलब उसी एक ही क्लाइंट के जब ऑर्डर मुझसे खिलाते गए तो गिग ज़ाहिर है सर्च में आई। अब यहाँ पे मैंने एक तो मैंने बहुत सुना है आजकल के लोग कह रहे होते हैं कि जी जो न्यू जो यूज़र्स हैं फाइवर के उनको तो ऑर्डर मिलते ही नहीं हैं, ऑर्डर सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो लेवल 2 के होते हैं या लेवल 1 के होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि फाइवर न्यू जो आते हैं उनको भी एक टाइम देता है लाजमी, ताकि वो अपने आप को आगे लेके जा सकें। जैसे मुझे टाइम मिला, मुझे ऑर्डर के बाद मिला, फिर एकदम से जब मेरा नाम सर्च में आया तो बल्कि आपने नोट किया होगा शायद कि अक्सर ऐसा होता है कि फ़र्स्ट पेज पे जहाँ पे लेवल 2 लेवल 1 होते हैं वहाँ कई गिग्स ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल नो लेवल वालों की होती हैं और उनको सिर्फ कुछ रिव्यूज़ मिले हुए होते हैं। तो उनको एक्सपोजर इसीलिए मिलता है फाइवर की तरफ से ताकि वो ये टाइम है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम ही होता है। अगर आपकी शुरू में गिग उठी है तो 10-15 दिन तो लाजमी आपकी फ़र्स्ट पेज पे आएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने 2 नंबरी करने की कोशिश की है या आपने अपना 100% नहीं दिया और आपकी जो गिग है वो एक दो ख़राब रिव्यूज़ आए हैं तो ज़ाहिर है गिग डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आप अच्छे से अच्छा देते जा रहे हो और आपको वो गिग फिर आपकी एक परमानेंट जगह पे हो जाती है, फर्स्ट सेकंड पेज पे लाजमी रहती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे उसके साथ, फ़ायदा उठाओगे या नुकसान कर दोगे अपना। तो ठीक है, मुझे ऑर्डर मिलने लग गए थे। मैंने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर की कुछ ग्रुप्स में। उसके बाद ज़्यादा क्यूरीज आने लग गई कि इस चीज़ में हेल्प कर दें, इस चीज़ में हेल्प कर दें। तो मतलब जितनी मैं कर सकती थी मैंने की, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि हमारी सब पाकिस्तानियों में से जो 80% हैं वो मतलब करना तो चाहते हैं फ्रीलांसिंग, लेकिन उनका मेन पॉइंट यही है कि अर्निंग हो, डॉलर्स में हो, लेकिन मेहनत ना करनी पड़े। वो कहते हैं नो पेन नो गेन, तो सुना हुआ सब ने। तो होता भी बेसिकली यही है कि अगर आप किसी चीज़ पे एफर्ट नहीं लगा रहे हो, किसी चीज़ पे अपना टाइम नहीं लगा रहे हो या मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप एक मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करते जा रहे हो, कंफर्ट जोन में नहीं हो, आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, तो हो ही नहीं सकता कि आपको उसका फल ना मिले, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि जब मुझे जो ऑर्डर मिला तब तक भी मेरे पास लैपटॉप तो नहीं था, तो मैंने क्या किया, तो मैंने वो जो ऑर्डर था वो भी समझ लें कि सोशल मीडिया पोस्ट का था, तो वो इजीली मैं मोबाइल से बना लेती थी, तो मुझे शुरू में ज़रूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन ज़ाहिर डिफ़िकल्टी होती थी क्योंकि एक लैपटॉप पे जो हम काम आधे घंटे में करते हैं वो मोबाइल पे 2 घंटे लग जाते थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे लैपटॉप लेना चाहिए। तो अब फिर वही मसला कि एक तो अभी तक मेरी इतनी अर्निंग हुई नहीं थी कि मैं अपनी सेविंग से लेती तो पहली बार फिर मैंने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की। मैंने अपनी लैपटॉप लिया खुद से ही, मतलब वो मेरी फाइवर की अर्निंग में से नहीं था, ना ही किसी लोकल क्लाइंट की अर्निंग से था। तब तक मैं अपने हस्बैंड को भी बता चुकी थी। ज़ाहिर उनको फ़ील तो हो गया था काफ़ी पहले से, लेकिन मैंने उनको फिर पूरा डिटेल में बताया कि मैंने इस तरह सब कुछ किया हुआ है और अब मुझे लग रहा है कि अब मैं कर लूँगी आगे। और फिर मैंने उनको बताया कि मुझे अब लग रहा है कि लैपटॉप ज़रूरी हो गया है, तो मैंने लेना है लैपटॉप। नहीं, मैंने अम्मी को भी बताया। तो फिर लैपटॉप मेरा आ गया। मुझे लेकिन ज़ाहिर है इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो हमने सेकंड हैंड लिया लैपटॉप और मेरे लिए वो काफ़ी था। तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं था कि मैं न्यू ही लूँगी, या मुझे इस तरह का कोई क्रेज़ है ही नहीं कभी, तो मेरे लिए काफ़ी था वो। तो फिर जब मैंने लैपटॉप पे स्टार्ट कर दिया तो मुझे मज़ीद आसानी हो गई। उसके बाद
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो स्टेप आया मेरे साथ हुआ कि फाइवर चॉइस का बैच मुझे मिला। हालांकि मुझे ऑर्डर आते हुए मतलब फाइवर पे 2 मंथ ही हुए थे ऑर्डर्स आ रहे थे जब, तो मुझे फाइवर चॉइस का बैच भी मिल गया। तो 2-3 दिन ही वो बैच रहा था मेरी गिग पे कि एकदम से मुझे जी फाइवर की ईमेल आई कि आपका जो अकाउंट है वो टेम्प्रेरी नहीं, आपके पास 15 दिन हैं, आप अपनी आईडी कार्ड और अपनी पिक्चर जो है वो भेजें, वरना अगर आपने 15 दिन तक ना भेजी तो जो आपका अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। तो मुझे इशू तो कोई नहीं था क्योंकि सब ठीक है, मैंने उनको आईडी कार्ड भी भेज दिया, इमेज भेज दी, लेकिन उनका ऑटोमेटिक जो सिस्टम था वो डिटेक्ट नहीं कर रहा था दोनों इमेजेस को। अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं था कि मेरा आईडी कार्ड तकरीबन 7-8 साल पुराना था, जब शादी हुई थी तब का था, और अब ज़ाहिर फेस में नई थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, उनको नहीं फील हुआ होगा, तो वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, फिर मुझे दोबारा से वार्निंग आ गई, फिर मैंने दोबारा से उनको ईमेल की, उनको कस्टमर सपोर्ट से बात की, उन्होंने कहा कि आप एक बार फिर करो। तो मैंने फिर किया, फिर वही काम हुआ कि नहीं डिक्लाइन हो गया और मेरा अकाउंट टेम्प्रेरी बंद हो गया। सिर्फ एक गिग पे जो ऑर्डर आया हुआ था, जिस पे काम हो रहा था, सिर्फ उसी क्लाइंट से मैं बात कर सकती थी, वरना मेरी सारी गिग सर्च में से गायब हो गई। मैसेजेस मतलब ज़ाहिर है जब किसी को शो ही नहीं हो रही तो मैसेज कहाँ से आएंगे। तो मेरे लिए वो बहुत बुरा टाइम था। मतलब जब एक होता है ना कि आपके पास कोई होता है, कोई जैसे टीचर होता है या कुछ जो हर प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन बता देता है, तो आप उससे पूछ लेते हो। लेकिन मैंने सब कुछ जब खुद से शुरू किया, हर चीज़ खुद से सर्च कर कर के सीख ली, तो ये भी मैंने फिर जब सर्च किया, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं पता चला सॉल्यूशन इसका, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब इसमें क्या गलती है। जब मेरी पिक्चर ही असली है, आईडी कार्ड ठीक है, तो फिर असल में इशू क्या आ रहा है। कुछ ने कहा, मतलब यूट्यूब वीडियोस में देखा कि वो कह रहे थे कि आपको डिजिटल आईडी कार्ड की ज़रूरत होगी वगैरह वगैरह। लेकिन फिर कुछ दिन लगे, तकरीबन हफ्ता शायद लगा था, उनका ईमेल आया दोबारा कि हमने मैनुअली चेक किया है, तो आपकी आईडी कार्ड और पिक्चर ठीक है, तो हम आपकी जो वो है गिग्स जो हैं वो दोबारा से वो कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे तो फाइवर चॉइस का बैच भी मिला था, वो भी वापस दो मुझे वो मेरा था बैच, दो मुझे। लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो जिसको चाहे जिस गिग को चाहे वो असाइन हो जाता है। उनकी पिछली कस्टमर के रिव्यूज़ वगैरह की वजह से जो भी है, हमारे कई मतलब क्राइटेरिया अलग अलग हैं, तो अब हम आपको मैनुअली असाइन नहीं कर सकते। तो वो मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब एक मेरी अचीवमेंट थी वो चली गई। तो फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट लिया कि नहीं जी, मैंने हिम्मत तो नहीं हारनी। जब मुझे पता है मेरे रेगुलर क्लाइंट्स 1-2 बन गए, 2 क्लाइंट्स थे मेरे रेगुलर थे अब यहाँ पे ये बात आती है कि जब मैं कभी किसी से कोई उनकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही होती हूँ, उनसे उनको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, जैसे एक किसी की गिग डाउन हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि आप परेशान मत हो, आपके जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं वो जब ऑर्डर देते रहेंगे दोबारा से, चाहे महीने में 1-2 दफ़ा भी दें, जो रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं, तो उन्हीं की वजह से आपको बहुत फ़ायदा रहता है इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे। तो मैंने उन्हें कहा कि आपकी ना दोबारा से गिग सही हो जाएगी, आप परेशान ना हो। तो उन्होंने इतने हैरान होकर पूछा कि रेगुलर क्लाइंट्स, आपके रेगुलर क्लाइंट्स भी हैं, वो कैसे बनते हैं। मतलब मैं इतनी हैरान हुई कि आप इतने टाइम से एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो और आपके रेगुलर क्लाइंट्स नहीं हैं, यानी कि आपने, अब इसमें यही चीज़ आ जाती है कि या तो हमारी सर्विस ऐसी है कि वो एक ही दफ़ा कोई लेके जाएगा और दोबारा उस सर्विस की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरे ख्याल में तो ऐसी सर्विस का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने उनको अपना 100% या अपना बेस्ट नहीं दिया कि उन्हें दोबारा कभी किसी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी भी होगी तो वो उन्होंने किसी और को ढूंढा होगा दोबारा से, वो आपके पास नहीं आना चाहते होंगे, तो ज़रूर इसमें हमारी ही गलती होगी। तो जब भी आपके कोई क्लाइंट हों तो उन्हें फॉर ग्रांटेड मत लें, अपना बेस्ट से बेस्ट अगर आप दे सकते हैं वो दें, तो यकीनन आपको खुद भी फील होगा कि कैसे आपके जो रेगुलर क्लाइंट्स से बन जाते हैं, तो आपको एक तसल्ली हो जाती है कि मतलब कोई इशू नहीं होगा, आपकी गिग को कभी आपकी गिग डाउन नहीं होती। तो इस चीज़ के बहुत फ़ायदे हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या हुआ कि चलो मेरा अकाउंट भी रिस्टोर हो गया। अपवर्क पे भी वैसे 1-2 ऑर्डर आए, लेकिन वहाँ पे मेरा नहीं चला, मुझे नहीं मतलब मज़ा आया। यहाँ पे अब पॉइंट आता है कि मैं अभी तक कैनवा में ही कर रही थी, कैनवा के ही ऑर्डर्स आ रहे थे, मैंने फ़ोटोशॉप छोड़ दिया था, मतलब सारे टाइम ही नहीं होता था कि मैं उस पर दोबारा प्रैक्टिस करूँ ये वो।
तो फिर मुझे लगा कि नहीं, वो भी मुझे सीखना चाहिए, ज़ाहिर है उसकी अपनी एक वैल्यू है। तो मैंने सोचा कि मैं ना कोर्स कर लेती हूँ डिजी स्किल का। तो उसमें जैसे असाइनमेंट वगैरह मिलेंगी तो मैं वो कर लिया करूँगी। तो उसमें थोड़ा चलो मुझे ये होगा कि मैं ये स्किल अगर ना चला तो मेरे पास एक दूसरा स्किल होगा, फ़ोटोशॉप का भी, ये वो। तो जब मैंने ज्वाइन कर लिया, साइन अप कर लिया, क्लासेस स्टार्ट हुई, तो उसमें मुझे पता नहीं, अब मेरी एप्लीकेशन में अब ये नहीं पता कि मेरे मोबाइल का इशू था या क्या इशू था कि वो वीडियो वहाँ पे नहीं चलती थी। वो अगर वेबसाइट पे जाके दोबारा लॉगिन करो, ये वो वहाँ पे हो जाती थी, लेकिन डायरेक्ट एप्लीकेशन में नहीं चल रही थी। तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई। मैंने कहा ये तो वही लंबा काम है, इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने डिजी स्किल का कोर्स किया ही नहीं अभी तक। और हालांकि बहुत अच्छी चीज़ थी, मैं करती रहती साथ, लेकिन वही बात होती है टाइम की, मेरे पास टाइम नहीं होता था बिल्कुल। तो सारी बात ये टाइम की आ जाती है। तो या ये हो सकता है कि मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई कि चलो खैर है, ऑर्डर्स तो आ रहे हैं ना, अब अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लो, इतनी मेहनत की है इतने महीनों में, तो अब थोड़ा सा इंजॉय कर लेता है बंदा, रिलैक्समेंट होनी चाहिए, ये कि अभी हर वक्त काम काम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खैर है। वो फिर वो सीन आ गया जी कोरोना का, कि एक तो बंदा होता है कि बच्चों को स्कूल भेज के फिर बंदा टाइम दे लेता है, नहीं, लेकिन यहाँ पे तो कोरोना आ गया। कोरोना भी मेरी दफ़ा ही आना था, कोरोना आ गया, बच्चे घर पे थे, तो उन्होंने तंग ही करना है हर वक्त, और लाइफ डबल बिजी हो गई समझो। तो वो सब कुछ छोड़ दिया मैंने, कोई कोर्स भी नहीं किया। जो वीडियोस मैं देख रही थी यूट्यूब पे वो भी छोड़ दी। लेकिन जाहिर है मेरा काम चल रहा था क्योंकि मेरे क्लाइंट्स थे। तो उसके बाद हाँ, उसके बाद ये था कि मेरी जो गिग की प्राइस थी वो बेसिक प्राइस $5 थी, ठीक है। तो मेरे पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और मतलब लोग कहते तो हैं कि आउटसोर्सिंग करो ये वो, लेकिन उस टाइम तक मुझे आउटसोर्सिंग का भी पता नहीं था, और मेरे से हैंडल ही नहीं हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे करूँगी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी एक क्लाइंट को टाइम दूँ, दूसरे को ना दूँ, और एक मतलब अपना 100% मैं उस प्रोजेक्ट में ना दूँ तो ये ख़यानत होगी, जो मैं अपनी पेमेंट ले लूँ और काम अपना 100% ना दूँ वगैरह। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं गिग की प्राइस बढ़ा देती हूँ, तो कम ऑर्डर्स आएंगे, चलो थोड़ी रिलैक्स हो जाऊँगी मैंने गिग की प्राइस बढ़ाई। कुछ दिनों तक तो ऐसा लगा कि कोई ऑर्डर आएगा ही नहीं, मतलब एकदम से कम हो गए ऑर्डर्स। लेकिन फिर एकदम से दोबारा आने जब लगे तो फिर से ज़ाहिर है तकरीबन 2-3 महीने बाद फिर वही टाइम आ गया कि ऑर्डर्स बहुत सारे थे लेकिन मेरे से हैंडल नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि जो मेरे जैसे और लोग होंगे मेरी सेम फील्ड में, मैं उनको तलाश करती हूँ जो अच्छे होंगे, मैं उनके साथ अपने प्रोजेक्ट्स शेयर कर लिया करूँगी। और मुझे मेरे ज़ाहिर कुछ लोग होते हैं वो इंटर्न्स रख लेते हैं। एक हाउसवाइफ होने की वजह से मैं ये भी नहीं कर सकती थी, एक प्रॉपर सेटअप ही नहीं था मेरे पास। तो मैंने रिमोटली मैंने कहा कि दे दूँगी प्रोजेक्ट्स। और लेकिन ज़ाहिर अब ये मसला था कि जैसे मैं 100% अपना देती हूँ, जैसे मुझे लगता है कि बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए, वैसे लोग मैं कहाँ से ढूँढूँ। फिर मैंने फेसबुक पे सर्च किया, वहाँ से मुझे एक मिले जो सेम फील्ड में थे और फाइवर पे भी लेवल 1 थे, मैं भी लेवल 1 थी तब। तो मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट्स शेयर किए कुछ, लेकिन उनकी भी जॉब थी, वो मतलब जैसे एक दो प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते थे, ज़्यादा नहीं। तो फिर मैंने सोचा मैं फाइवर पे जो हैं सेम फील्ड में मेरी, उनके साथ कांटेक्ट किसी जो मुझे जिनका पोर्टफोलियो मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो न्यू थे चाहे, लेकिन मैंने शुरू में ये सबसे डिस्कस कर लिया कि मैं हाफ़ पेमेंट आपको दे दूँगी और आपने ये काम करना होगा। और लेकिन ज़ाहिर है अब ये मसला था फाइवर पे कि अगर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती या कुछ तो सब कुछ ख़त्म, मेरा प्रोफाइल ही बंद हो जाना था। तो मैंने PDF के अंदर डाल के दिया, 4-5 लोगों से बात भी हो गई, लेकिन फिर भी फाइवर के सिस्टम ने पता नहीं कैसे डिटेक्ट कर लिया कि उन्होंने मुझे वार्निंग भेज दी कि आप एक सबसे पता नहीं अपना कॉन्टैक्ट आपने शेयर किया है या क्या, तो अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं तो नहीं कहा उसने ईमेल में यही था कि हम आपका अकाउंट जो है वो बंद कर देंगे। तो फिर तो मुझे टेंशन हो गई। तो उस दिन के बाद से मैंने दोबारा तो किसी से बात नहीं की, लेकिन जो थे ऑलरेडी उनके साथ कभी कभी प्रोजेक्ट शेयर कर लेती थी जब ज़्यादा होते थे। तो अब यहाँ पे फिर वही बात आती है कि मेरी गिग प्राइस तब क्या थी।
तो ये किया मैंने कि मेरी बेटी आ गई थी, मुझे याद नहीं मैं क्या बात कर रही थी। हाँ, गीक प्राइस मेरी क्या थी, गीक प्राइस तब मैंने कर दी थी, पहले मैंने 10 की, फिर 15 की, फिर 20 हो गई थी। देखा जाए तो जो सर्विसेज मैं ऑफ़र कर रही थी यानी कि सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, इन्फोग्राफिक्स हो गए, फ्लायर्स वगैरह, तो इनमें बेसिक $5 की बहुत ज़्यादा गिग्स थी, तो क्यों कोई मुझे ऑर्डर देगा। तो यहाँ पे बात आती है, जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनसे मैं कम ही चार्ज कर रही थी, लेकिन जो मेरा पोर्टफोलियो बन चुका था, यानी कि जो मैं अपनी गिग में ऑर्डर डिलीवर करते वक्त जो लगाती थी, क्लाइंट की इमेज जो उसने बनवाया होता था, डिज़ाइन, वो जिस तरह के पोर्टफोलियो पूरा बन चुका था मेरा, वो अच्छा था बहुत, ज़ाहिर है लोगों को नज़र आता था कि इसका काम बहुत अच्छा है, तो वो आराम से मुझे डबल पे कर रहे थे। तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई मैं कि अब मैं कम टाइम में ज़्यादा अर्निंग कर रही थी। तो अब मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए, फाइवर पे काम करते हुए 1 साल हो चुका था। तो इसमें मैंने जितनी अर्निंग की तकरीबन, मतलब मैं लेवल 2 बन चुकी थी 1 साल के अंदर ही, और मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद कितनी अर्निंग हो गई थी, लेकिन मैं जो अगली वीडियोस अब बनाऊंगी तो उसमें आपको दिखाऊंगी कि मेरी कितनी अर्निंग हो गई थी, और मैंने आउटसोर्सिंग जो करती थी वो कैसे होती है, और फाइवर पे मज़ीद क्या मुझे कोई एसईओ का मुझे कैसे पता चला, जो बहुत मेन चीज़ है। उसके बाद मैंने कैसे सब कुछ किया फाइवर पे, कैनवा से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस मैं बनाऊंगी, ये सब मैं आपसे शेयर करूंगी। अब छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, रोज़ तो नहीं, वीक में एक दफ़ा कोशिश करूंगी कि लाजमी वीडियो अपलोड हो जाए और आप लोग मेरे से कुछ सीख सको। और अगर आप लोगों की कोई सवाल होंगे जो आप लोगों को कहीं से आंसर सही तरह नहीं मिल रहे, आपको समझ नहीं आ रही उस चीज़ की, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। पेयोनीर जो है उसके रिलेटेड भी मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे लिंक किया था, हालांकि पहली दफ़ा मुझे बहुत मुश्किल हुई थी फाइवर को लिंक करने में पायोनीर से, तो ये सब मैं बताऊंगी। लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, आप चाहते हैं कि आप के माइंड में वो क्लियर हो जाए, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। और इसके अलावा जी वो जो कहते हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।